नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। 2021 में जनवरी से जून तक रियल्टी सेक्टर ने काफी उठापटक झेली। साल की शुरुआत में जहां हालात बेहतर होते दिख रहे थे, वहीं कोविड की दूसरी लहर ने मुश्किलें बढ़ाई और रियल्टी सेक्टर समेत अर्थव्यवस्था को दोबारा बंदी झेलनी पड़ी। अब हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां कोविड की दूसरी लहर का कम होना राहत दे रहा है, तो वहीं कोविड का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस तीसरी लहर के लिए डरा रहा है। भले ही जनजीवन पटरी पर लौटता दिख रहा है, लेकिन बीता अनुभव परेशान कर रहा है। ऐसे में बीते 6 महीने में रियल्टी सेक्टर ने कैसे रिएक्ट किया, इसको लेकर आम लोगों के जहन में तमाम सवालात बने हुए हैं। मसलन बिक्री और नए लॉन्च में बीते 6 महीने कैसे रहे, मजदूरों की वापसी को लेकर क्या स्थिति है, अनसोल्ड इन्वेंट्री का स्टॉक कहां पहुंचा, क्या प्रॉपर्टी के भाव और टूटेंगे या बॉटम आ चुका है, अटके प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय हालात कैसे हैं, जिनको पोजीशन का इंतजार था उनके घर समय पर डिलीवर होंगे या इंतजार और बढ़ेगा। आपके मन में उठ रहे ऐसे ही तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे आज के इस खास शो में, ताकि आप अगर घर खरीदने का मन बना रहे हैं या निवेश को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो आपके फैसले आसान हो सकें। हमारे साथ कई प्रॉपर्टी दिग्गज जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद असलम, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट एनरॉक। हमारे साथ अमित गोयनका हैं, एमडी नेसेस फाइनेंस, और अक्षय तनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमडी टीडीआई इंफ्राटेक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आना चाहेंगे, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना तिमाही हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया। इसमें ऑल इंडिया बेसिस पर एचपीआई 2.7% इंक्रीज हुआ है, लेकिन सिटी लेवल पर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक और जहां बेंगलुरु में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं जयपुर में 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों में एचपीआई ग्रोथ देखने को मिला है। पहली बात, आप इसे कैसे देख रहे हैं, और दूसरी बात, क्या अब छोटे शहरों में डिमांड बढ़ने का समय आ गया है? जायज सी बात है दीपक जी, क्योंकि अगर अपने देखें तो खैर, क्योंकि 7 सिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है सारे रिसर्च एजेंसीज का, इन्वेस्टर्स का, और हालांकि 7 सिटीज तकरीबन 60 से 65% वॉल्यूम या वैल्यू जो है वो इन्हीं शहरों से निकलता है। इसके लिए बाकी शहरों का आंकड़ा इतने गिनने में नहीं आता। मगर ये बात भी तय है कि जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जितना दमखम दिखा है हमने अब्जॉर्प्शन में और प्राइसिंग में, ये दोनों कोई भी बड़े शहर से कहीं ज्यादा है। और क्योंकि ये आंकड़े सामने नहीं आते, इसीलिए इनकी गंभीरता हम समझ नहीं पाते। क्योंकि देखा जाए तो खैर ये आंकड़े वैसे तो छोटे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ यूनिट्स या जितने घर बिके हैं या उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कोई भी शहर से काफी छोटी होती है। मगर अगर अपने आप में अगर अपने देखें तो इसमें बहुत बड़ा एक्चुअली इनको बेनिफिट मिला है, प्राइस में भी और अप्रिसिएशन में भी। कल ही मेरी किसी एक हमारे डेवलपर सज्जन से बात हो रही थी, जो अब कोई ईस्ट के एक टेरिटरी में उन्होंने लॉन्च किया, और मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि उन्होंने 90 दिनों में दीपक जी अपनी पूरी इन्वेंट्री उतार दी, और 10% हायर प्राइस पे, जो उनको पिछले साल उम्मीद थी उससे। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड पैरामीटर है, वो जो एक वर्क फ्रॉम होम, गो बैक टू होम, या जो एक वापस से वर्कफोर्स गई है टीयर 2 टीयर 3 में, और जैसे मोहम्मद ने बताया कि लोग अब अपने घर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ना कि माइग्रेशन को, ना कि कहीं और जाके शहर में जाके अपने मकान खरीदने के और वहां पे बसने के बतौर वो अपने होम टाउन में खरीदने की ज्यादा इस समय इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अमित जी, फंड को लेकर अभी भी दिक्कतें हैं। डेवलपर संगठन लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं कि उनको प्रोजेक्ट की जरूरत के मुताबिक फंडिंग नहीं मिल पा रही है। क्यों लिक्विडिटी की समस्या का कोई सटीक उपाय नहीं खोज पा रहे हैं हम? आपसे ही पिछली चर्चाओं में हमने बात की और आपने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर भारत में फंड लगाने के लिए उतावले हैं। फिर रियल्टी सेक्टर के लिए दिक्कतें कहाँ आ रही है? दिक्कत वैसे तो नहीं है दीपक जी, बिकॉज पैसे जितने चाहिए उतने मात्रा में मुझे लगता है जो सही डेवलपर है उसके लिए उपलब्ध होते हैं और हो भी जाएंगे। दिक्कत आती है क्योंकि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी या तो खत्म हो चुकी है, या डेवलपर सोचता है कि मुझे एक भाव के नीचे मेरा प्रोडक्ट नहीं बेचना, कहीं ना कहीं मेरे ब्रांड या मेरी क्रेडिबिलिटी पे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो वो इन्वेंट्री बढ़ाए जाते हैं। वो अगर आप इन्वेंट्री बनाते रहेंगे और बेचेंगे नहीं, तो डेफिनेटली कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी निवेशक या बैंक या लेंडर आपको सामने आके पैसा नहीं देगा, बिकॉज उसकी रिपेबिलिटी और उसको वापस करने में आपको उनको चिंता होगी। तो वैसे तो मैं वापस कह रहा हूँ कि 2 टाइप की चीजें हैं। पहले तो क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट के लिए योग्य है, क्योंकि कई लोगों ने ऐसी चीजें बनाई हैं जो बिकना नामुमकिन है इन उन जगहों में जहाँ पे लोग नहीं खरीदना चाहते हैं। जैसे अपने अपने लास्ट ईयर से भी आंकड़े देखें, आज भी जो एनारॉक की रिपोर्ट में हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 1.5 करोड़ तक का जो इन्वेंट्री है वो बिक चुका है।
ठीक है, और उसके नीचे की वैल्यू की भी इन्वेंट्री बिक चुकी है। मगर अगर 4-5 करोड़ रुपए के पेंट हाउसेस बना दिए हैं या बहुत लग्जरी हाउसिंग बना दी है, तो उसमें निवेश करना और उसको बेचना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है सभी के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी, बैंक के लिए, और कोई भी उस रुख को अब इस समय अपनाना नहीं चाहता है। दूसरा बात आता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत सालों से अटका है, उसकी फिजिबिलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि आपका जो अनुमान आपने लगाया था कॉस्टिंग का, जिस हिसाब से आपने बिक्री करी थी कुछ साल पहले, और आज का जो कॉस्ट है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। ऑलरेडी स्वामी फंड, जो एक बहुत बड़ी मांग थी बॉडी की कि भाई जो स्टक प्रोजेक्ट्स हैं उनको पैसे दिए जाएं, ऑलरेडी उन्होंने 14-15 हजार करोड़ रुपए साल भर के अंदर निवेश कर दिया है। ये बहुत बड़ी रकम है। सालाना जरूरत ही डेवलपर्स की लाख करोड़ होती है, जहां पे वो 3-3.5 लाख यूनिट बेचते हैं। इस समय तो कुल मिला के 1.5-2 लाख यूनिट नहीं बिक पाएंगे 12 महीनों में। तो आपका उतना पैसा और कम लगना है। तो उसमें आपके लिए जितना रुपया आपको चाहिए वो आपके लिए अवेलेबल है। स्वामी खुद ही 25 हजार करोड़ लेके बैठा था, और 25 हजार करोड़ अन्य फंड्स के बीच में है, बाकी एनबीएफसी बैंक मिलाए तो काफी रुपया है, और रुपए मिल जाएंगे। तो ये मेरे को नहीं लगता कि इस समय कि वो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल या कोई राशि की कोई दिक्कत है। इस समय दिक्कत है प्रोजेक्ट की वायबिलिटी की, और वायबल नहीं है तो फिर वो पैसे तो नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। तो फिर वो एनसीएलटी जाके या कहीं और उसको रिस्ट्रक्चर करके उसका कोई और उपाय निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहां एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज हम बात कर रहे हैं कि बीते 6 महीने में यानी जनवरी से लेकर जून तक प्रॉपर्टी मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया, बिक्री और लॉन्चेस किस तरह से रहे, और कोविड ने किस तरह से, दूसरी लहर ने और पहली लहर ने जो मुश्किलें पैदा की थी उनसे हम कितना लड़ पाए। तो चर्चा बनी हुई है और हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित जी, अक्सर हमने देखा है कि रियल्टी सेक्टर में जो बिक्री के बेहतरीन आंकड़े निकलते हैं वो तीसरी और चौथी तिमाही में देखने को मिलते हैं। बीते साल भी स्टैंप ड्यूटी छूट और घटी कीमतों से रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली थी। इस बार क्या सरकार की ओर से किसी तरह की छूट के संकेत दिख रहे हैं? ये सरकार को इस बार भी कुछ अहम कदम उठाने की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, केंद्रीय सरकार तो चाहती है कि हर राज्य सरकार इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दे अपने अपने तरीके से। महाराष्ट्र सरकार ने काफी हमेशा एक लीडरशिप पोजीशन ली है इस चीजों में। हमने स्टैम्प ड्यूटी का रेट कट देखा। अब दिसंबर तक प्रीमियम रिडक्शन का भी उन्होंने योजना का ऐलान कर रखा है, जहाँ पे 50% जो है आपको प्रीमियम में आपको राहत मिलती है, जो बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। तो ऐसे कहीं ना कहीं योजनाएं अगर चलती रहेंगी तो राज्य सरकार के भी कॉफर्स हैं, रेवेन्यू है, जो रियल एस्टेट से अर्निंग्स हैं वो बड़ी बनी रहेगी, और ग्राहकों के लिए भी इंसेंटिव रहेगा कि आगे आके खरीदें उन समय में, और जो डेवलपर्स हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि और प्रोजेक्ट लॉन्चेस करें। जैसे मोहम्मद बता रहे थे कि भी लैंड डील्स हो रही है, जेडीज हो रहे हैं, नई इन्वेंट्री की तैयारी हो रही है, और जो भी नई इन्वेंट्री बनती है वो कंटेम्प्रेरी होती है, वो नए स्तर में बनती है, वो नए कोविड नॉर्म्स, हेल्थ हाइजीन नॉर्म्स, सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स, ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स के तहत बनती है। उसमें लिवेबिलिटी का इंडेक्स ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नई इन्वेंट्री बनती है और लोग उसको खरीदने के लिए उतारू रहे हैं। उसके लिए सरकारों का योगदान बहुत जरूरी है। जो सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की पॉलिसीज आई हैं, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने एक यूनाइटेड या एक यूनिफाइड डीसीआर का एक नया एक तरीके से पूरा प्लानिंग का आयोजन किया है, एक पॉलिसी निकाली है, जहाँ पे आपको बहुत सिंपल हो गया है अब कि आप राज्य में कहीं भी जाइए तो आपको एक सिंगल कोड के तहत आपको अप्रूवल मिल जाता है। ऑलमोस्ट एक सिंगल विंडो की तरफ हम जाते जा रहे हैं। तो ये सारी जो जो इनिशिएटिव हैं, हरकतें हैं, ये हर राज्य अपनी अपनी तरीके से ले रहा है। राजस्थान ने अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत बड़े कदम उठाए हैं, कई अन्य राज्यों ने भी उठाए हैं। तो ये तो डेफिनेटली अब एक स्टेट लेवल पॉलिसी है। रेंटल हाउसिंग स्कीम का भी जो एक अपने अनाउंसमेंट देखा, मॉडल रेंट कंट्रोल एक्ट का, अगर वो अडॉप्ट होता रहा, हर राज्य ने इसको ठीक तरीके से अडॉप्ट किया, तो ये जो हाउसिंग की समस्या है दीपक जी, हर इंसान खरीदना नहीं चाहता, मगर इन्वेस्टर्स भी उतनी मात्रा में अवेलेबल हैं। बहुत बड़ी मात्रा में एनआरआई इन्वेस्टर्स जो हैं वो सोचते हैं कि आज भी इंडिया में अपने इन्वेंट्री खरीदें, हाउस खरीदें और उसको रेंट पर दें। तो जो रेंटिंग का जो इश्यू है वो मॉडल रेंट कंट्रोल एक्ट के आने से वो अबॉलिश हो सकता है, अगर राज्य सरकार ने उसको ठीक तरीके से अडॉप्ट किया, उसको रोल आउट किया। तो वहां भी बहुत बड़ा पैसा लगता है, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का माहौल बना है दीपक जी। तो आंकड़े आज हमने सेल्स के देखे हैं, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि लोगों का लॉकडाउन के मतलब मानेंगे कि
अप्रैल मई जून जहां पे लोग निकल नहीं पा रहे थे, इतना भयंकर सेकेंड वेव का एक पूरा सैलाब आ रखा था, उसके बीच में भी अगर 12.5 13 14 हजार यूनिट बिके हैं, तो ये कॉन्फिडेंस की ही एक इंडेक्स है कि लोग ऑनलाइन बैठे बैठे खरीद रहे हैं। जो मार्च का डील सौदा हुआ था उसको जाके क्लोज कर रहे हैं, अपने चेक्स इशू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जारी थी कि इस समय 25,000 यूनिट बिके, तो लोगों ने सामने आके मतलब एक कॉन्फिडेंस दिखाया कि हमको घर खरीदना है और हम खरीदते रहेंगे। डेवलपरों के आप साइट देखेंगे, बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज जो सेफ्टी नॉर्म्स है, आज जो ग्राहक आता है उसको बकायदा पूरे तरीके से उसको पार्किंग से लेके सेल्स ऑफिस से लेके साइट ऑफिस से लेके पूरी प्रोजेक्ट को दिखाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी चेंज हो चुकी है। तो आई थिंक यही चीजें अनुभव जो ग्राहक को अगर मिलता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि ये साइट ठीक चल रही है, बन जाएगी। आज बड़ी मात्रा में लेबर साइट पे अवेलेबल है, इन्वेस्टर पैसा लगाने के उतारू है, हम लगाने के लिए उतारू हैं प्रोजेक्ट में पैसा। तो इस समय आई थिंक ये जो डी बॉटलनेकिंग काफी हो गई है। बिल्कुल, यानी बड़ा बदलाव आया है कोविड के चलते भारतीय रियल एस्टेट की प्रैक्टिस में। बड़ी बातें जो समझने वाली हैं वो ये हैं कि अब डेवलपर्स नए लॉन्च को लेकर सावधान हैं, बल्कि लैंड डील्स पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कोविड की पहली दूसरी लहर से काफी कुछ सीख मिली है, लिहाजा तीसरी लहर के लिए हर स्तर पर तैयारियां बनी हुई हैं। बीते वर्षों की तरह अगली छमाही में अच्छे हालातों के संकेत हैं। हां, सरकारों की ओर से उम्मीद की नजर बनी हुई है। अगर फिर से स्टाम्प ड्यूटी जैसी छूट मिलती है तो यह संजीवनी का काम करेगी। हालांकि ये सब काफी कुछ निर्भर करेगा कि तीसरी लहर किस तरह से रिएक्ट करेगी। अमित जी, असलम साहब और अक्षय जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे प्रॉपर्टी से जुड़े किसी और विषय के साथ। इस शो को लेकर आप अपनी राय या सुझाव हमें जरूर भेजिए। आप हमें मेल या सोशल मीडिया के जरिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी कारोबार जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।